नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और शुरुआत हम कर रहे हैं इनकम टैक्स की रेड को लेकर, जिसने सुर्खियां बटोरी हुई है। फिल्म अभिनेत्री तापसी पन्नू और फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप समेत कई फिल्मी सितारों के ठिकानों पर देर रात तक इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी चलती रही। आयकर विभाग के मुताबिक ये रेड आज भी जारी रहेगी। टैक्स चोरी का ये मामला है जिसमें तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के अलावा विक्रमादित्य मोटवानी, विकास बहल और मधु मांटेना भी शामिल हैं। खबरें ये भी है कि अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू से आयकर विभाग ने पुणे के होटल में पूछताछ भी की है। ये छापे साल 2018 में बंद हो चुके फैंटम फिल्म्स के खिलाफ टैक्स चोरी की जांच के तहत मारे जा रहे हैं। इस बीच में संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि किसानों के समर्थन में ये लोग सामने आए थे, चाहे वो तापसी पन्नू हो, चाहे फिल्मकार अनुराग कश्यप हो। इसकी वजह से इन लोगों पर ये जो रेड है ये की जा रही है। क्या अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू जैसे कलाकारों को सरकार के विरोध और किसान आंदोलन के समर्थन की कीमत चुकानी पड़ रही है? उनके घरों और दफ्तरों में हो रही छापेमारी पर कांग्रेस और एनसीपी ने यही राय जताई। जिस तरह से अनुराग कश्यप हो, तापसी पन्नू हो, इनके घर और दफ्तरों पे इनकम टैक्स के छापे डाले गए हैं। निश्चित रूप से जो लोग सरकार के खिलाफ भूमिका लेते हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इसका इस्तेमाल होता है। अनुराग कश्यप हो या तापसी पन्नू हो, जिनके बारे में आज जो बातें सामने आईटी रेड के माध्यम से बताई गई है, ये देश के लिए कोई नई बात नहीं है। आजकल तो रोज का ही मामला हो गया है कि जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ में अपनी भूमिका रखता है या जो भी वास्तव भूमिका व्यक्त करता है, ऐसे व्यक्ति को बोलने से उसके ऊपर दबाव निर्माण करने के लिए ये आजकल माध्यम हो गया है। और केंद्र सरकार ऐसे माध्यम के जरिए लोगों की आवाज बंद करने की प्रयास केंद्र का हो रहा है। बुधवार सुबह आयकर विभाग की कई टीमों ने एक साथ बॉलीवुड की नामचीन हस्तियों अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू, विकास बहल, विक्रम आदित्य मोटवानी और मधु मांटेना के साथ फैंटम फिल्म्स और स्वान कंपनी के 30 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। हालांकि ये साफ नहीं हुआ कि ये टैक्स चोरी कब की गई और कुल कितने की टैक्स चोरी है। जांच टीम की ओर से बस इतनी जानकारी मिली कि स्वान कंपनी के कुछ खातों को फ्रीज कर दिया है। बाकी की जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। आयकर विभाग के मुताबिक छापेमारी के केंद्र में फैंटम फिल्म्स है। 2013 में बनी फैंटम फिल्म्स में अनुराग कश्यप, मधु मांटेना, विकास बहल और विक्रम आदित्य मोटवानी साझेदार थे। इन चारों में हर एक का 12.5% हिस्सा था। बाकी 50% रिलायंस इंटरटेनमेंट के थे। 2018 में फैंटम फिल्म्स बंद कर दी गई। मधु मांटेना ने बाकी 3 साथियों का हिस्सा खरीद लिया और मैड मैन वेंचर के नाम से नई कंपनी बना डाली। इसी सौदे को आधार बनाकर आयकर विभाग छापेमारी कर रहा है, जबकि सरकार कह रही है कि ये कोई बदले की कार्रवाई नहीं है। जिसका भी बारे में इनकम टैक्स या जांच एजेंसियां को जानकारी मिलती है क्रेडिबल, उसी का जांच एजेंसी जांच करती है और बाद में कोर्ट में मसला जाता है। ऐसा थोड़ा ही है। सूत्रों के मुताबिक तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप से आयकर विभाग की टीम पुणे के एक होटल में पूछताछ कर रही है। अभी इन कलाकारों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। मुंबई से अपने सहयोगी प्रशांत सिसोदिया के साथ नई दिल्ली से मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एंटरटेनमेंट एडिटर प्रशांत सिसोदिया। प्रशांत, यहाँ पर छापेमारी जो है वो आज भी जारी रहेगी। क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि खुद अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू से पूछताछ हुई है या नहीं, और उनकी क्या प्रतिक्रिया है? और प्रशांत, मैं यहाँ पर यह भी जानना चाहूंगी कि संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि क्योंकि ये किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे थे तो इसलिए इन्हें इनकी कीमत चुकानी पड़ रही है। क्या फिल्म जगत के लोगों के मन में भी यही विचार आ रहे हैं, यही उनका भी सोचना है?
जी, पहले मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूं। बिल्कुल लोगों का सोचना है, क्योंकि अगर आप ट्विटर पे भी देखें या अंदर कानाफूसी जो हो रही है उनमें ये सब बातें चल रही हैं कि ये सब लोग जो हैं, दोनों जो पूरे अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू ज्यादा मुखर होकर किसी भी मुद्दे पर बोलते हैं, चाहे वो सीएए का मुद्दा हो या किसानों का मुद्दा हो या कोई और मुद्दा हो, जिसकी वजह से उनको ये जो रिएक्शन झेलना पड़ रहा है। ऐसा कुछ जो लोग हैं इंडस्ट्री में, उनमें उनके बीचों में ये बात सुनने को आपको आएगी। और दूसरी चीज, जहां तक बात है कि उनसे जो कल बिल्कुल पूछताछ हुई है पुणे के एक होटल में तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के साथ, और मैं कल तापसी पन्नू के घर के बाहर ही खड़ा हुआ था। वहां पे तापसी पन्नू नहीं थी क्योंकि उनकी फिल्म की शूटिंग चल रही है दोबारा, जिसको अनुराग कश्यप ही डायरेक्ट कर रहे हैं और वो पुणे में है। और जो बाकी जो ठिकाने हैं जिन पे सारी जगह पे कल आईटी रेड हुई है, वो सब वही जगह है ज्यादातर जो फैंटम फिल्म से रिलेटेड है, वो तो है ही, या फिर तापसी पन्नू से रिलेटेड है। तापसी पन्नू की जो मैनेजमेंट कंपनी थी क्री एंटरटेनमेंट, वहां पे भी छापेमारी हुई है। और इस तरह से कुल मिला के 30 के आसपास जगह मुंबई और पुणे में पूरी आईटी रेड पड़ी है। जहां तक बात है अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के कोई रिएक्शन की, तो उनकी तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। हाँ, थोड़े बहुत जो लोगों ने ट्वीट किए हैं वहां पे जरूर मैंने उनके 1-2 ट्वीट्स पे उनके रिएक्शन देखे। रिएक्शन उन्होंने कुछ बोला नहीं, लाइक या डिसलाइक या किसी चीज को पसंद किया, इतना जरूर हुआ था। लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर कोई बयान या कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ से नहीं आया है, और अभी कोई इन्फॉर्मेशन भी अभी तक नहीं, क्योंकि कल से ही ये सुबह 6-6:15 बजे से जो था लोग आईटी की रेड पड़नी शुरू हुई थी और उनके घरों पे, उनकी बाकी जगहों पे। तो कल पूरा दिन उन लोगों के लिए इसी में रहा, और मेरे ख्याल में अभी तक उनको मौका भी नहीं मिला कि वो कुछ रिएक्शन या स्टेटमेंट वो दे सके। अदिति, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रशांत इस तमाम जानकारी के लिए। अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे, लेकिन जिस तरह से प्रशांत बता रहे हैं कि फिल्म जगत के लोगों को कहीं ना कहीं ये लग रहा है, वो ये महसूस कर रहे हैं कि शायद किसी मुद्दे पर बोलने के चलते, या जो किसान आंदोलन का वो समर्थन कर रहे थे अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू जैसे लोग, शायद इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है। लेकिन आज भी ये रेड जारी रहेगी और उनकी प्रतिक्रिया का भी इंतजार रहेगा। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। और अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां पर आपराधिक घटनाएं कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना इलाके के माधवपुरम में एक बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें कॉस्मेटिक की दुकान से सामान लेकर लौट रही छात्रा घायल हो गई है। इसके बाद बदमाश फायरिंग करते हुए वहां से भाग निकले और इनकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घायल छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना को लेकर व्यापारी काफी नाराज हैं और उन्होंने कहा है कि अगर जल्द आरोपी नहीं पकड़े गए तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। पुलिस का यहां पर कहना है कि उन्होंने तलाश शुरू कर दी है। थाना ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में 3 से 4 लड़के आपस में विवाद कर रहे थे। विवाद के दौरान ही उनमें से किसी लड़के ने फायर किया, जो बगल से गुजर रही एक लड़की को लगा। उसे तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। उससे छर्रा लगा था और उसे सकुशल निकाल दिया गया है। लड़की की स्थिति बिल्कुल सामान्य है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी कमाल खान ज्यादा जानकारी के साथ। कमाल, किस तरह की जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि ये थोड़ी बात हैरान करती है कि इस तरह हवा में बंदूक लहराते हुए लोग फायरिंग करते चले गए, वहां उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था और उसके बाद एक लड़की घायल तक हो जाती है। उस लड़की की स्थिति क्या है और इन आरोपियों के बारे में क्या जानकारी है? नहीं, लड़की को की हालत खतरे से बाहर है। उसको शुक्र है कि कोई ऐसी इस तरह छर्रे नहीं लगे हैं कि कोई जानलेवा साबित हो या ज्यादा नुकसान हो। लेकिन ये बहुत अजीब बात है कि कोई लड़के शहर में घूम घूम के इस तरह क्यों गोली चला रहे थे। अब जैसे जो वहां के दुकानदार लोग हैं वो बता रहे हैं, एक दुकानदार ने कहा कि एक गोली उसने मेरी दुकान पे मारी, 1-2 गोली दूसरी दुकानों के ऊपर चलाई, 5-6 राउंड फायर किए। तो अगर कोई लोग बाइक से आके दुकानों के ऊपर फायर कर रहे हैं तो उसका मकसद क्या हो सकता है? अगर वो दहशत पैदा करना चाहते हैं तो दहशत क्यों पैदा करना चाहते हैं? अपनी दहशत कोई पैदा करना चाहेगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज होगी कि फलां शख्स ने गोली चलाई, और उसका क्या फायदा होगा, उस दहशत का उनको क्या लाभ मिलने वाला है।
तो ये जो इस तरह से गोलीबारी हुई, इसका मकसद पता नहीं चला है। सीसीटीवी फुटेज में उनकी तस्वीरें आई हैं, उनमें से एक लड़के को पुलिस कह रही है कि वेदांत नाम है, हमने पहचान लिया है और बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। और जब वो लड़का पकड़ा जाएगा तब पता चलेगा कि बाइक पे सवार उसके साथी कौन थे। कुछ दुकानदारों को कहना है कि शायद आपस में भी उनका पहले झगड़ा हो रहा था कुछ। तो अगर आपस में झगड़ा हो रहा था तो क्यों हो रहा था, और अगर गोलियां चलाई तो क्या उन्होंने दुकानों को एम करके गोली चलाई, हवाई फायर की, वो दुकानों पे जाके छिटक के गोलियां लग गई, क्या हुआ ये तभी पता चल पाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया कमाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर पुलिस का कहना है कि एक आरोपी की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उनको पकड़ा जाएगा, लेकिन व्यापारियों में नाराजगी है और एक तरह से दहशत भी है कि इस तरह क्यों आखिर कोई फायरिंग करके जाएगा बीच बाजार में। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव का बिगुल जो है वो बज चुका है और सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के नाम पर मंथन कर रहे हैं। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है, जिसमें 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर मंथन होगा। शाम 7 बजे होने वाली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा बुधवार को गृहमंत्री अमित शाह ने अपने निवास पर असम के एनडीए सहयोगियों के साथ भी बैठक की है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश शर्मा, उनके पास हम चलते हैं सीधा ज्यादा जानकारी के लिए। अखिलेश, ये जो बैठक होने जा रही है इसमें प्रत्याशियों के नाम पर तो मंथन होगा, लेकिन हम जानते हैं कि बीजेपी का ये तरीका भी रहा है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और उसको सार्वजनिक ज्यादातर अमूमन नहीं करते हैं। क्या इस बार भी यही रणनीति रहने वाली है इन 5 राज्यों के चुनाव में? और आज की बैठक के बारे में भी बताएं। जी हाँ, आज भी बैठक हो रही है केंद्रीय चुनाव समिति की शाम 7 बजे और कल भी बैठक होगी। लगातार 2 दिन ये बैठक होगी। 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है इनके लिए पार्टी अपने उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देगी। असम को लेकर कल बैठक हुई थी गृहमंत्री अमित शाह के साथ, जिसके बाद कुछ नामों पर चर्चा हुई है। इस वक्त पश्चिम बंगाल की जो कोर ग्रुप है उसकी बैठक चल रही है, जिसमें पश्चिम बंगाल के नामों पर चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने कोई बड़ा गठबंधन नहीं किया, इसलिए उनको सारे उम्मीदवार घोषित करने हैं। असम में जरूर कुछ पार्टियों के साथ उसका गठबंधन हुआ है। तमिलनाडु की अगर बात करें तो वहां पर एआईएडीएमके के साथ बीजेपी की बातचीत अभी चल रही है, अभी अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है वहां पर गठबंधन में सीटों का बंटवारा किस तरह से होगा। लेकिन एक बात जरूर है कि शशिकला को लेकर के जो असमंजस था वो दूर हो गया है और शशिकला ने जो ऐलान किया है कि वो राजनीति से दूर रहेंगी, तो ये निश्चित तौर पर एआईएडीएमके के लिए एक अच्छी खबर है और इसमें माना जा रहा है कि बीजेपी की भी एक भूमिका है। केरल में भी बीजेपी ने कुछ गठबंधन किए हैं, तो वहां पर भी वो उनको ध्यान में रख करके अपने सीटों का बंटवारा किया है और उसी तरह से उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। पुडुचेरी में भी उसका एआईएडीएमके और एनआर कांग्रेस के साथ गठबंधन है। रही बात मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान करने के लिए, तो पश्चिम बंगाल का जहां तक प्रश्न है, बीजेपी ने तय किया है कि वो बिना किसी चेहरे के यानी बिना किसी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के चुनाव में उतरेगी। असम में भी यही फैसला किया गया है, जहां बीजेपी की सरकार है, कि मुख्यमंत्री सोनोवाल और जो वरिष्ठ मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, इन दोनों का ही चेहरा सामने रख करके बीजेपी चुनाव मैदान में उतरेगी। जी, बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज बीजेपी का मंथन होने जा रहा है 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर और प्रत्याशियों की पहली सूची पर हो सकता है कि आज फैसला ले लिया जाए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन, जिसको लेकर बहुत से लोगों और जानकारों के मन में कई सवाल थे, उस वैक्सीन के तीसरे ट्रायल के अंतरिम नतीजे जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले इस वैक्सीन के बिना डेटा के आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिलने पर बहुत सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आखिर इतनी जल्दबाजी इसे लॉन्च करने की क्यों की जा रही है। तीसरे ट्रायल में कोवैक्सीन के 81% तक प्रभावी होने का दावा किया गया है। भारत बायोटेक ने यह भी दावा किया है कि यह कोरोना के यूके स्ट्रेन के खिलाफ भी 81% तक ही प्रभावी है। इस ट्रायल में 25,800 लोग शामिल हुए, लेकिन अंतरिम नतीजे 43 नमूनों के आधार पर निकाले गए हैं। तो ये माना जा रहा है कि और भी इस ट्रायल के नतीजों को लेकर डेटा सामने आ सकता है, लेकिन फिलहाल थोड़ी राहत जरूर महसूस की जा सकती है जिन लोगों को कोवैक्सीन को लेकर डर लग रहा था उस मामले में। I'm very happy to wish you all and greet you all very warmly this day, because this has been a day of a remarkable journey with Bharat Biotech
announcing our interim data for the human phase 3 efficacy trials that were done in India for the first time, the largest trial ever to be conducted in about 26,000 human volunteers. I think today is a great day in the history of Bharat Biotech. और गुड मॉर्निंग इंडिया में अब वक्त हो गया है टॉप न्यूज का। एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं, एक पोल हम लॉन्च करते हैं जिसमें शामिल होकर आप अपनी पसंद की खबर चुन सकते हैं। तो आज टॉप न्यूज में पहली खबर है, अभिनेत्री तापसी पन्नू और फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप पर इनकम टैक्स का छापा जो है वो पड़ा है और लगातार ये छापेमारी फिलहाल की जा रही है और ये भी माना जा रहा है कि उनसे भी पूछताछ की गई है। टैक्स चोरी का ये मामला है। दूसरी खबर है, 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उनको लेकर आज बीजेपी की एक अहम बैठक होने जा रही है और उम्मीदवारों पर मंथन होगा और हो सकता है कि जो पहली सूची है उसको लेकर फैसला ले लिया जाए। तीसरी खबर तमिलनाडु से है, जहां पर बड़ा चुनावी उलटफेर हुआ है। चुनाव से ठीक पहले शशिकला ने राजनीति से तौबा करने की बात कही है। चौथी खबर है कोरोना को लेकर, जहां पर दुविधा जो है वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। जो भारत बायोटेक का टीका था कोवैक्सीन, उसके जो तीसरे ट्रायल के नतीजे थे वो सामने आए हैं, जिसमें कहा गया है कि 81% तक ये जो वैक्सीन है वो असरदार है। और पांचवी खबर है, पीएफ से जुड़ी हुई, पीएफ पर नई ब्याज दर का ऐलान आज हो सकता है और कटौती की पूरी उम्मीद की जा रही है। तो वो कौन सी खबर है इन 5 में से जो आप देखना चाहते हैं, इस पोल में शामिल हो और उसे चुने, ताकि हम आपको दिन भर उस खबर को विस्तार से, उसके हर पहलू को आपको एनडीटीवी इंडिया और एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही। नमस्कार।